नासिक के डॉक्टर जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन टैंकर से ऑक्सीजन लीकेज होने के 24 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई। टैंकर से ऑक्सीजन लीक होने के बाद अस्पताल में हर तरफ धुआं फैल गया। बताया जा रहा है कि अस्पताल में लगे ऑक्सीजन टैंक का कॉक खराब होने से गैस का लीकेज शुरू हुआ। यह हादसा उस वक्त हुआ जब टैंकर से अस्पताल के टैंकरों में ऑक्सीजन भरी जा रही थी, लेकिन लीकेज होने से ऑक्सीजन की सप्लाई का प्रेशर कम हो गया और ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखे गए 24 मरीजों की मौत हो गई। हालांकि इस लीकेज को आधे घंटे के भीतर दुरुस्त कर दिया गया, लेकिन तब तक ये मरीज इनकी मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि टैंकर की देखभाल के लिए कोई टेक्निकल टीम वहां मौजूद नहीं थी। हादसे के बाद हड़कंप मचा और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसकी जांच के आदेश दिए। हादसे के शिकार हुए मरीजों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया। बताया जा रहा है कि इस अस्पताल में 65 से ज्यादा मरीज वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। मरने वाले लोगों में 11 पुरुष और 11 महिलाएं बताई जा रही हैं। है वो इस अस्पताल में जो टाँकी बिठाई गई थी, उस टाँकी का कॉक डैमेज होने की वजह से सवेरे प्रेशर नीचे आ गया। इस वजह से इसमें भी वेंटिलेटर पे जितने भी लोग थे उनको ऑक्सीजन टाइम पे मिला नहीं। 22 लोगों की मौत हो चुकी है। वो टाँकी इमीडिएटली एक आधे घंटे के अंदर भी शुरू हो गई। वो अभी उसी टाँकी से सप्लाई हो रहा है, लेकिन इस दौरान जो प्रेशर कम हुआ उस वजह से यह हादसा हुआ। पेशेंट को ऑक्सीजन ठीक तरीके से जा रहा है। कारपोरेशन के सब डॉक्टर्स और महापालिका आयुक्त भी यहाँ मौजूद है। और नासिक हादसे के बाद सियासी गलियारों में भी हड़कंप मचा। बीजेपी ने इस हादसे की जांच की मांग की है। नासिक की जो घटना हुई है ये बहुत ही भयानक इस प्रकार की घटना है। जिस प्रकार से ऑक्सीजन के लीकेज से वहां पर मृत्यु हुए है, अभी प्रथमतः कहा जा रहा है कि 11 लोगों का मृत्यु हुआ है। मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत ही विचलित करने वाली ये सारी घटना है। मैं मांग करना चाहता हूं कि तुरंत वहां के जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको मदद मिले। कुछ पेशेंट्स को शिफ्ट करने की आवश्यकता हो तो उनको तुरंत शिफ्ट किया जाए। उसके साथ साथ अन्य किसी अस्पताल में इस प्रकार से घटना न हो, इसके बारे में तुरंत ध्यान दिया जाए। और ये जो सारी घटनाएं, इसकी एक बहुत ही डिटेल इंक्वायरी भी की जाए, ऐसी हमारी मांग है। अभी के समय तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिनकी मृत्यु हुई है उनके घर वालों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। ऑक्सीजन बड़े पैमाने पे लीक हुआ और जिस हॉस्पिटल को वो जा रहा था उस पे निश्चित तौर पर उसका इम्पैक्ट हुआ होगा, लेकिन इसके बारे में क्या इम्पैक्ट हुआ है ये जानकारी मुझे लेना जरूरी है। वो अभी पूरी पता नहीं है, लेकिन जरूर इम्पैक्ट हुआ होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वेंटिलेटर्स पे जो पेशेंट्स होते हैं उसके बारे में उनको टाइमली ऑक्सीजन मिलना जरूरी होता है। तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेके हम जरूर प्रेस नोट इसका इशू करेंगे। ऑक्सीजन लीकेज की वजह से जहां नासिक में 24 लोगों की मौत हो गई, वहीं ऑक्सीजन नहीं मिलने से एक मरीज की भी मौत हुई है और अस्पताल के बाहर कोरोना मरीज ऑक्सीजन का इंतजार करता रहा। परिवार के लोग गुहार लगाते रहे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिली। आखिरकार मरीज की सांसें उखड़ गई और उसकी मौत हो गई। कोरोना काल की ऐसी दर्दनाक तस्वीरें नासिक की ही नहीं बल्कि और भी कई जगहों से आ रही हैं और इसके साथ ही एक सवाल भी जहन में कि कोरोना से जूझ रहे देश में आखिर ऑक्सीजन की कमी क्यों है। और अब एक तस्वीर दिल्ली एनसीआर से भी सामने है, जहां एक कोविड संक्रमित बुजुर्ग महिला इलाज के लिए बेड नहीं उसे मिला। उसने अस्पताल के सामने ही दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि पहले वो एम्बुलेंस के लिए भटकते रहे, इसके बाद मरीज को दिल्ली ले जाया गया, लेकिन वहां अस्पतालों में जगह नहीं मिली और इसके बाद इस महिला को गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल ने कोविड रिपोर्ट मांगी। इस बीच महिला ने अस्पताल के सामने ही दम तोड़ दिया। घर पे ना एकदम उनके ना सांस उखड़ गई थी, बीमार कफ हो गई थी, सांस उखड़ गई थी। हमने कहा शायद मतलब कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बीमार तो वो पहले से रहते थे। हम फटाफट इनको दिल्ली के हॉस्पिटल में घुमाया, कहीं बेड नहीं मिला, फिर गाजियाबाद लेकर आए। यहाँ पे इन्होंने कोविड में डाला।
और जहाँ कोविड सेंटर है वहाँ रिपोर्ट नहीं हो रही। कह रहे रिपोर्ट के लिए 5 किलोमीटर दूर आप एक हॉस्पिटल है वहाँ से पहले रिपोर्ट करवा के आओ, फिर हमारे यहाँ 5 किलोमीटर वापस आके एडमिट कराओ। इतनी देर में ट्रैवलिंग में मेरी मम्मी पूरे हो गए। ऑक्सीजन तो था ही नहीं ना, कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला ऑक्सीजन। आपने गाजियाबाद आके ट्राई किया ऑक्सीजन का? वो हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं अपना लाइए तो हम एडमिट करते हैं, हमारे पास नहीं है। सुना आपने, अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन की किल्लत के बारे में जो तमाम खबरें हैं, और इस बीच दमोह से एक तस्वीर सामने आई। वहां मरीजों के परिजनों ने ऑक्सीजन सिलेंडरों की लूट शुरू कर दी। ये दमोह के सरकारी अस्पताल का वीडियो है जिसमें परिजन अस्पताल से ऑक्सीजन सिलेंडर लूटते हुए नजर आए। ये हालात इसलिए हैं क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर मारामारी मची हुई है और लोग इसके चलते सिलेंडर ही लूट कर ले गए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के दमोह से हैं। भर्ती उनके रिश्तेदारों एक एक दो सिलेंडर उठा उठा के अपने मरीज के सिरयाने रख रहे हैं, जो बहुत सरासर सर्वनाक स्थिति मतलब बात है। थोड़ी देर के लिए जब लोग गए हैं तो वहाँ लूटामारी सिलेंडर की मची है। ये लोगों ने कई बार जिसको स्थिति भी नहीं है ऑक्सीजन देने के लिए, तो लोगों को लग रहा है कि मैं ऑक्सीजन वहाँ पे इकट्ठी करके रख ले, ये स्थिति वहाँ पर बन रही है। तो मेरा दमोह जिला प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि 1-5 की गार्ड कम से कम टीआई साहब के नेतृत्व में वहाँ पर पूरे समय रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो स्टाफ है यहाँ पर जो अस्पताल का, वो इस तरीके से सक्षम नहीं लोगों से लड़ने के लिए। यहाँ पर कोई भी दंगे की स्थिति बन सकती है, अप्रिय घटना की स्थिति बन सकती है। वहीं एक और तस्वीर उत्तर प्रदेश के शामली की भी है, जहां अस्पताल की हालत बयान करने के लायक नहीं है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें अस्पताल की लचर व्यवस्था साफ दिखती है। सिलेंडर से ऑक्सीजन लीक हो रही है लेकिन कर्मचारी ठीक नहीं कर पा रहे। वहीं अनट्रेंड स्टाफ कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहा है। ये वीडियो कोविड L2 अस्पताल का बताया जा रहा है जिसे एक मरीज ने ही वायरल किया है। सुनिए क्या कह रहा है। गवर्नमेंट ने सारी सुविधाएं दी हैं लेकिन कोई मैनेज करने वाला नहीं है इन सुविधाओं। ये कल आए थे, इनका 82 के करीब उस समय SpO2 लेवल था। रात में इनको सिलेंडर लगाया, पहला सिलेंडर तो पूरा लीक कर गया रात में, इनका 72 पहुंच गया। फिर दूसरा सिलेंडर मंगाया, वो भी लीक कर गया। और ये देखिए, ये इस तरीके से हिल रहा है, यहाँ से लीक कर रहा है। ये जितना भी गैस छोड़ रहा है वो ऑक्सीजन मरीज को पहुँच ही नहीं रहा। अभी इनका 81 लेवल आया है, क्योंकि ये भी लगाया था और ये लगाने के बाद जो नर्स थी उसको ये नहीं पता था ये इसको कैसे ऑपरेट करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने देश की मेडिकल व्यवस्था की पोल खोल दी है। हालात किस कदर खराब हैं ये संभल में नजर आया, जहां एक मरीज खुद ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाकर अस्पताल पहुंच गया। बताया जा रहा है कि जब मरीज को किसी अस्पताल में दाखिला नहीं मिला तो वो खुद ई-रिक्शा पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाकर सरकारी अस्पताल पहुंचा ताकि डॉक्टर उसका इलाज कर सके। और ऑक्सीजन को लेकर देश में क्या हाल है और इसे दिल्ली और कोटा की तस्वीरों से हम समझाने की कोशिश कर देते हैं। दिल्ली बॉर्डर पर ऑक्सीजन सिलेंडर वाले ट्रकों को दिल्ली पुलिस अपनी निगरानी में ले जाती हुई दिखी। कुंडली के पास ये ट्रक फंस गए थे लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन ट्रकों के लिए रास्ता बनाया और अस्पतालों तक जाने का इंतजाम किया। और अब हम आगे दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अगली तस्वीरें आपको दिखाएंगे राजस्थान के कोटा की जो तस्वीरें आपके सामने आएंगी, वहां पर बूंदी इलाके से ऑक्सीजन के 25 सिलेंडर लाए गए थे। फिलहाल इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से जयपुर गोल्डन अस्पताल रोहिणी तक इस ऑक्सीजन के टैंकर को पहुंचाया अपनी निगरानी में, ये तस्वीरें उसकी हैं। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई की तमाम जगह प्रशंसा लगातार हो रही है। ये तस्वीरें आप दिल्ली पुलिस की देख रहे हैं जिन्होंने अपने एस्कॉर्ट में इस ऑक्सीजन टैंकर को हॉस्पिटल तक पहुंचाया। हालात देखते हुए कुछ लोग कोरोना मरीजों की मदद में जुटे हुए हैं, उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा रहे हैं। मुंबई के शहनवाज शेख एक ऐसे ही शख्स हैं जो अब तक 500 परिवारों को मुफ्त में ऑक्सीजन मुहैया करा चुके हैं। साथ है, इन्हें ऑक्सीजन मैन के नाम से जाना जाता है। आइए इनसे बात करते और जानते हैं इसके पीछे एक कहानी है कि आज शहनवाज जी ऑक्सीजन मैन क्यों कहलाते हैं,
और सर इतना सारा ऑक्सीजन आपने ये कॉल किस तरह से लिया लोगों को हेल्प करने? देखिए मैडम, पिछले साल जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो आपने देखा था कि काफ़ी लोग मतलब परेशानी में आ गए थे, माइग्रेंट्स वगैरह। तो उस वक्त भी हमने लोगों के लिए काम किया, माइग्रेंट्स के लिए फूड्स अरेंज करना और भी कई भी तरीके के हमने काम किए थे। और एक दिन अचानक से मतलब मेरी जो फ्रेंड है उनके घर में ट्रेजेडी हुई, मतलब जो उनकी कजिन थी, अचानक से उनके सांस लेने में जो तकलीफ शुरू हुई तो उनको हॉस्पिटलाइज कराने की बहुत कोशिश करी। लेकिन आज जैसे इशू चल रहा है वैसे इशू पिछले साल भी था। लोगों को पता चला कि मतलब सच में लोगों को टाइम पे ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोगों की जान जा रही है। तो फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि हम लोग इस तरीके से काम करेंगे, हम लोग सिलेंडर्स लाएंगे और लोगों को उन लोगों को घर पे पहुंचाएंगे जो लोगों को टाइम पे ऑक्सीजन बेड मतलब ऑक्सीजन या बेड या वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। सर इतने सारे ऑक्सीजन लाना दे आर सर्टेनली कॉस्टली दीज डेज। क्या एग्जैक्टली किस तरह से ये चीजें आई? हमने सुना है कि आपने खुद की एसयूवी बेच दी थी ये सारे सिलेंडर्स या ये पूरा सेटअप खड़ा कर। जी हाँ, देखिए पिछले साल जब मेरे पास में फाइनेंशियली मतलब मैं वीक हो गया तो आखिरी मेरा इसमें ऑप्शन था मेरी एसयूवी, और वो बेच के हम लोगों ने सिलेंडर्स लाए थे। तो जो सिलेंडर्स पहले के हमारे पास थे हम उसी को यूज़ कर रहे हैं। उससे हम जो मतलब कभी हमारे सिलेंडर्स एम्प्टी हो जाते हैं तो उसको हम लोग रिफिल कराते हैं। और अभी मैं आपको बता दूं कि हालात बहुत ख़राब है इस वक्त, मतलब लोगों को बहुत परेशानी है, लोगों को टाइम पे बेड नहीं मिल रहा है। अभी तक कितने अंदाज से सेकेंड वेव में सर ऑक्सीजन की ये हुई है और कंपैरेटिवली फर्स्ट वेव में कितना आपका ये था? देखिए अगर हमने फर्स्ट वेव में 4 से 5 हज़ार लोगों तक ऑक्सीजन सपोर्ट पहुँचाया था और इस बार हम लोगों ने तकरीबन 500-600 लोगों तक पहुँचा चुके हैं। क्योंकि मैडम इस बार ऑक्सीजन की किल्लत बहुत है, मतलब ऑक्सीजन लिक्विड मिल नहीं पा रहा है, बहुत परेशानी हो रही मिलने के लिए। दिन में जितने कॉल आ रहे हैं हम लोग आधे तक भी नहीं पहुँच पा रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन लिक्विड की कमी की वजह से हमें अगर दिन में 200 सिलेंडर मिलने चाहिए थे तो हमें 100 भी नहीं मिल पा रहे हैं, कभी 50 मिल रहे हैं, कभी 60 मिल रहे हैं। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मतलब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। तो ये हमारी कोशिश जारी है और हम आप लोग भी दुआ करें कि हमारी मतलब हेल्प हो और हम लोग आगे ये काम को बढ़ा सकें। और में ये स्मार्टियंस हैं जो हेल्प कर रहे हैं सोसाइटी को कि कहीं ना कहीं जो शॉर्टेज है उसको पूरा किया जा सके और लोगों की जानें बचाई जा सके। मुंबई से कैमरा पर्सन राजू शर्मा के साथ मैं उर्वशी खूना, इंडिया न्यूज के। उधर इसी ऑक्सीजन की वजह से दिल्ली और हरियाणा आपस में भिड़ गए। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने आरोप लगाया कि जो ऑक्सीजन हरियाणा के लिए जा रही थी उसे दिल्ली ने लूट लिया। वहीं मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया कि दिल्ली आ रहे ऑक्सीजन टैंकर को हरियाणा में रोक लिया गया। ऑक्सीजन आनी थी, वहां पर हरियाणा के एक अधिकारी ने जाके दिल्ली के लिए जाने वाले या किसी और राज्य के लिए जाने वाले ट्रक्स को रोक दिया और कहा कि केवल वहां से अब हरियाणा के लिए ऑक्सीजन निकलेगी। जब केंद्र सरकार को तय कर रहे हैं कि किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन मिले तो फिर राज्य सरकारों को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे राज्यों के कोटे में दूसरे राज्यों को जाने वाली ऑक्सीजन में इस तरह से दखल करें। तो हमारा केंद्र सरकार से ये भी निवेदन है कि अगर एक बार आपने कोटा फिक्स कर दिया तो वो कोटा मिले भी वहां बढ़ते हुए क्राइसिस के बीच कोई राज्य उसमें दखलंदाजी ना करें। आपस में ये आपस में राज्यों की लड़ाई ना बने बल्कि पूरे देश की लड़ाई है कोरोना के खिलाफ, आपस में राज्यों की लड़ाई ना बने। इसमें भी केंद्र सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है। लेकिन ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसी दवाओं की किल्लत पर सियासी पारा तब चढ़ा जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने मोदी सरकार पर लापरवाही और संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए हमला बोल दिया। जवाब में बीजेपी ने भी मोर्चा खोला। हॉस्पिटल के बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है। सब जगह से यही रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब अगर हमने ठीक तरह से प्रिपरेशन किया होता, अगर हमने तैयारी की होती तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच में हमारे पास कई महीने थे कि हम इसके लिए हम तैयारी कर सकते थे। जिसको प्रियंका जी कह रही हैं कि वो सुझाव देना चाहती हैं, दरअसल कांग्रेस पार्टी कोई सुझाव देना नहीं चाहता है, कांग्रेस पार्टी तंज करना चाहता है। और अगर सही मायने में कहूं तो दुख के साथ कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी इज ट्राइंग टू सेल इट्स फेल्ड प्रोडक्ट येट अगेन एंड इट इज सीइंग द पैंडेमिक एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द सेम। ये जो पैंडेमिक है, ये जो महामारी है, वहां किस प्रकार से अपने फेल्ड प्रोडक्ट को बेचा जा सके, फिर से उसे एक राजनीतिक रूप से लॉन्च किया जा सके, उसी का प्रयास आज पुनः गांधी परिवार का। आप रेमडेसिविर को देखिए,
रेमडेसिविर आज एक जना मांग रहा है, ढूंढ रहा है कि कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी। 1.1 मिलियन रेमडेसिविर इंजेक्शन वर एक्सपोर्टेड। 1.1 मिलियन रेमडेसिविर के इंजेक्शन का निर्यात हुआ है हिंदुस्तान से पिछले 6 महीनों में, और आज हमारे पास कमी है। इतना गैर जिम्मेदार व्यवहार इस पार्टी का, इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी का, जो कि फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स है, उसका कभी नहीं देखा। इनकी पार्टी में बहुत नेता रहे हैं, इससे पहले भी लीडरशिप रही है, कभी ऐसा नहीं हुआ। हम भी विपक्ष में रहे हैं, कभी ऐसे संकट के समय में इस तरह की गैर जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं किया। भैया आप भी सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो, देश भी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए मिलजुल करके काम करना होगा। जनवरी से लेकर मार्च तक 6 करोड़ एक्सपोर्ट हुई है हमारे हिंदुस्तान से वैक्सीन, और उसी समय में 3 से 4 करोड़ हिंदुस्तानियों को वैक्सीन दी आपने। तो आपने हिंदुस्तानियों को पहले क्यों नहीं रखा? आपने उनको प्राथमिकता क्यों नहीं दी? अपने पीआर में आप पड़े रहे, और हमें हर रोज टीवी पे दिख रहा था कि मॉरिशस जा रही है, नेपाल जा रही है वैक्सीन। आपने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की, और हिंदुस्तानी लोगों को आपने 3 से 4 करोड़ तक उसी समय में आपने सिर्फ उतना वैक्सीन दिया। आज वैक्सीन की कमी है। तो वैक्सीन की कमी किस लिए हो रही है? बैड प्लानिंग। मुख्यमंत्रियों से बात की, और मुख्यमंत्री एग्जीक्यूटिव व्यक्ति होता है, वो उसी को काम करना है। और मैं समझता हूँ यदि प्रियंका जी को सुझाव देना है तो अपने दल के मुख्यमंत्री को दें, और इस प्रकार सिर्फ विपक्ष पे आरोप लगाना उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी जिस सजगता से और जिस सक्रियता से काम कर रहे हैं, उसके कारण ही देश में अराजकता नहीं है। और मैं समझता हूं कि जब भी कोई आरोप लगाए उसके पहले अपने गिरफ्तार में सब कुछ झांकना चाहिए। कोई स्ट्रैटेजी नहीं। बेड्स, आपको मालूम था कि ये दोबारा वेव आएगा, तो आप टेम्पररी बेड्स क्यों नहीं बनवाए? आपने अस्पतालों में सुविधा क्यों नहीं बढ़ाई? आपने फोकस क्यों नहीं किया इन चीजों पर? तो ये तो एकदम सरकार का ही फेलियर है। और किस चीज में व्यस्त हैं आज भी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, स्टेज पे जाकर हंस रहे हैं। है कि आज की स्थिति ऐसी है कि तू मैं करने की बात नहीं है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी पर अटैक करने के बजाय प्रियंका गांधी ने कोरोना पर अटैक करना चाहिए। और माननीय नरेंद्र मोदी जी बार बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उसमें अपोजिशन के भी मुख्यमंत्री है, उनके साथ बात करके राज्य की जायजा ले रहे हैं। राज्य को क्या मदद चाहिए वो देने के लिए भारत सरकार तैयार है, आश्वासन दे रहे हैं, और उनके पास टाइम नहीं। इसी तरह का एलिगेशन लगाना अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी है तो उनको सब देखना है, और इसीलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी पर प्रियंका गांधी जो आरोप लगा रही है ये बिल्कुल सत्य नहीं है।